अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैथमेटिक्स की तैयारी करने वालों के लिए, स्पेशली वो जो वन पेपर के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए या ऐसी किसी भी पोस्ट के लिए या पब्लिक सर्विस कमीशन में जहां पर मैथमेटिक्स आपके रिटन टेस्ट के सिलेबस का हिस्सा हो, उनके लिए हम मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर चल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन वीडियो सीरीज के साथ साथ हमारे प्रॉपरली सेशन चलते हैं जिसमें हम आप लोगों को डिटेल में सारी तैयारी करवाते हैं, डिस्कशन करते हैं और प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए आप लोगों को बताते हैं कि आप कहां पर मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो वो बार बार की जो प्रैक्टिस होती है वो आपको एक अच्छा स्कोर लेने में हेल्प करती है। तो ये दोनों चीजें जब हम लेकर चलते हैं तो मैथमेटिक्स चाहे जितना भी मुश्किल सब्जेक्ट लगे आपको, इसकी आसानी से तैयारी हो जाती है। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जबकि वीडियो लेक्चर सीरीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज का चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को इससे पहले आइडिया है, लेकिन हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक्सपोनेंट से मुराद ये होता है कि किसी भी वैल्यू को आप उसी के साथ कितनी दफा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूं 2 टू द पावर ऑफ 4, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 हमारे पास बेस है, वो असल वैल्यू है, और जो 4 है ये उसका एक्सपोनेंट है। तो जब हम 2 की पावर 4 लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि 2 को हमने 2 के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 4 टाइम्स 2 भी आप कह सकते हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट या इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, या फिर इसे हम पावर्स भी कहते हैं, ये हमें बहुत सारी वैल्यूज को सिंपली 5 फॉर्म में लिखने में हेल्प करता है या फिर सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करता है। लाइक मैं लिखता हूं 5 रेज टू पावर 3, तो इसका मतलब होता है कि मैंने 5 को 5 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जितनी पावर होगी उतनी दफा वो नंबर जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट्स का, जिन्हें हम इंडेक्स या पावर भी कहते हैं। इंडेक्स की जो प्लूरल फॉर्म है वो इंडाइसिस है। इसी तरह यहां पे वो हमें कह रहे हैं कि 8 रेज टू पावर 8 जो है 8 बाई 125, इसको अगर आपने लिखना हो इंडेक्स की फॉर्म में, तो जो 8 है इसको हम 2 के क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं और 125 को 5 के क्यूब की फॉर्म में। अब ये कैसे पता चलता है, उसके लिए आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 की होती है 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, और 125 की होती है 2 से ये डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से होता है। 5 25s are 125 एंड 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो ये 3 दफा 2 है, ये 3 दफा 5 है, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेस और एक्सपोनेंट का। तो कहते हैं जब आपके पास ए कोई नंबर है तो हमने ये देखना है कि वो अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो अपने आप से n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं a विच इज अ बेस एंड रेज टू पावर n, जिसका मतलब होता है कि ये इसका एक्सपोनेंट है। नीचे हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। जिस तरह 6 रेज टू पावर 7 है, तो इसमें बताएं कि 6 क्या है, ये बेस है, 7 एक्सपोनेंट है। यहां पर है a बटा b और रेज टू पावर 4, तो ये a डिवाइडेड बाय b जो है ये एक्चुअली हमारे पास बेस है, और जो 4 है ये हमारे पास इसका एक्सपोनेंट है। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। हम इसकी डायरेक्टली एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अच्छा, रिजल्ट ऑफ एनी कैलकुलेशन इज कॉल्ड इट्स वैल्यू। किसी भी चीज को जब आप सॉल्व कर लेते हो तो जो आंसर आ रहा होता है वो आपके पास उसकी वैल्यू कहलाता है। हम यहां से एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको आइडिया हो हमने क्या सीखा है। एक तो है आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड द बेस। तो इसमें से ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। तो इस तरीके से आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है। अच्छा, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 4 और इसकी पावर लिखनी है 1 2 3 4 5, 4 रेज़ टू पावर 5, n रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6, n रेज़ टू पावर 6। अच्छा, इसको लिख लेते हैं माइनस बी वाई और रेज़ टू पावर कितना होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम्स। तो ये इस तरीके से हमने लिखना होता है। नीचे है प्रूव द फॉलोइंग इक्वालिटीज। आपने इनको प्रूव करना है। भाई प्रूव करने में क्या है, कुछ भी नहीं है, बस आपने इसको सॉल्व करना है। यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी पावर 5 है, तो इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है। तो उसके लिए हम ऊपर 5 को 5 से 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं।
तो 5 को 5 के साथ करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे 625, फिर 5 से करेंगे 3125। ये मल्टीप्लीकेशन ही है ना, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो क्या ये हमारे पास आंसर सही आ रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज को प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंट्स के लॉज। तो एक्सपोनेंट्स के 5 लॉज हमने पढ़ने हैं, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ, पावर लॉ, जीरो एक्सपोनेंट लॉ, नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ हमने दो तरह से पढ़ना है, व्हेन बेसिस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू पावर 3, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। तो इस सूरत में हमने क्या करना है? इस सूरत में हमने इनके एक्सपोनेंट्स को जमा कर देना है, यानी कि a2 + 3, तो a की पावर क्या होगी? 5। जहां पे हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल में उन्होंने कहा 5 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 2। अगर आपने इनको करना हो मल्टीप्लाई तो क्या होगा? 5 रेज टू पावर 4 + 2, यानी कि आपका आंसर आएगा 5 रेज टू पावर 6। तो ये हमारा आंसर होगा। अच्छा, दूसरी कंडीशन जो हमारे पास इस का केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि हो सकता है हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो, एक्सपोनेंट सेम हो, यानी कि आप कह सकते हो कि a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 2। अब एक्सपोनेंट ऊपर सेम है, नीचे बेसिस डिफरेंट है, तो इस केस में आपने क्या करना है? इस केस में आपने दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके जो एक्सपोनेंट है उसको कॉमन ले लेना है। तो इसका आंसर होगा a b का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा। तो ये पहला लॉ है जिसे हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं, कि अगर आपने दो एक्सपोनेंट्स वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। यहां पर है नोट इट डाउन, अगर एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होंगे तो क्या होगा? चलें एक करके देख लेते हैं। अगर हम कहते हैं 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -2, तो अब क्या होगा? सिंपली वही होगा कि 2 आपके पास कॉमन है और ऊपर आपने इनको जमा कर लेना 4 + -2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि ये 4 - 2 जो होगा आपके पास 2 रह जाएगा। तो जिस तरह इंटीगर्स को जमा तफरी करते हैं उसी तरह प्रोडक्ट्स को भी, एक्सपोनेंट्स को भी जमा तफरी कर लेंगे। ये दूसरा केस यहां पे डिस्कस किया गया, जब हमने कहा था कि बेसिस डिफरेंट हो सकती हैं। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो आपने करना क्या है? आपने 3 मल्टीप्लाई 2 करके उसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपका 6 का स्क्वायर आएगा, दैट विल बी 36 एंड दैट इज द राइट आंसर। नीचे है 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3, इनके क्यूब्स हमने लेने हैं। तो हमने क्या करना है कि एक है 1 डिवाइडेड बाय 3, दूसरा है 2 डिवाइडेड बाय 3, और इनका जो पावर है वो कॉमन ही है, तो हमने इसी को सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6, जिसे हम फर्दर अगर करें, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 9 इस तरीके से, और इसकी जो पावर है वो कॉमन, ये 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। अच्छा, ये हो गया। सेकंड लॉ है हमारे पास क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ मतलब ये आपका डिवीजन का लॉ है। तो जिस तरह आपने मल्टीप्लिकेशन का किया है वैसे ही डिवीजन का, इसके भी 2 केस बनेंगे। केस 1 में आपके पास जो बेसिस है वो सेम है, a मल्टीप्लाई a है, लेकिन ऊपर जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है, यानी कि इसकी 4 है और इसकी 2 है, और सॉरी ये हमने इसको चूंकि डिवाइड करना है तो डिवीजन का साइन लगाते हैं। तो अगर आपने इसे करना है तो क्या करेंगे? आपके पास बेसिस कॉमन है, कॉमन ले लें और ऊपर 4 - 2 कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में आप पावर्स को जमा करते हैं, डिवीजन में आप उसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा a रेज़ टू पावर 2। तो इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट हो जाता है। अच्छा, इसका अगर हम दूसरा केस देखें जिसमें हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो, जिस तरह a की पावर 4 मल्टीप्लाई b सॉरी डिवाइडेड बाय b की पावर 4, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? अब आपने a डिवाइडेड बाय b और इसकी पावर 4 आपने इसे इस तरीके से कर लेना। तो अब आपके पास जो पावर है वो कॉमन आ जाएगी। तो इसकी दोनों की एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहले की एग्जांपल है हमारे पास 6 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 रेज़ टू पावर 3, तो आप इसे कर लेंगे 6 रेज़ टू पावर 5 - 3, यानी 6 रेज़ टू पावर 2, दैट विल बी योर आंसर। दूसरा हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 3, इसको हमने डिवाइड करना है बाय 4 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3, तो आपने क्या करना है? 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 2 को 4 से डिवाइड करना है और ऊपर जो 3 पावर है उसे कॉमन ले लेना है। आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ हो गया। ठीक है, अब हम इसके थर्ड लॉ की तरफ जाते हैं। अच्छा, इन लॉज को लिखने के तरीकेकार क्या हैं? तरीकेकार पहले मैं आपको प्रोडक्ट लॉ लिख देता हूं।
जो आपका प्रोडक्ट ला है उसके आपने दो केस पढ़े। तो पहला केस था a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n, यानी कि आपने बेसिस सेम रखी है, पावर्स डिफरेंट लिखे हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे a m प्लस n, और आपका हो सकता है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। तो अब आपके पास ये डिफरेंट है तो a मल्टीप्लाई b करके जो m है उसको आपने कॉमन ले लेना है। जो आपका क्वोशिएंट ला है वो थोड़ा सा बस चेंज है ना, क्योंकि उसमें आपके पास डिवीजन आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की जगह। तो क्वोशिएंट ला में आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय n रेज टू a रेज टू पावर n, तो ये आपका हो जाएगा a m माइनस n। तो आप इस तरीके से कर लोगे, या फिर है आपका a रेज टू पावर m है और मल्टीप्लाई नहीं, डिवीजन हमने करना, डिवीजन b की पावर n, यानी कि आपके पास बेसिस जो है वो सेम है और एक्सपोनेंट्स जो हैं वो हमने बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम रखने हैं। तो ये आपका हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b और इसकी जो कॉमन पावर है वो m आ जाएगी। तो ये देखें, ये इसके साथ सिमिलैरिटी रखता है और ये वाला इसके साथ सिमिलैरिटी रखता है। ये हमारे पास दो लॉ हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास पावर लॉ। अगर आपके पास पावर की भी पावर हो, यानी कि मल्टीपल पावर्स हो, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 रेज टू पावर 2 और उसकी पावर है 3, तो आप क्या करोगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 2 मल्टीप्लाई 3, योर आंसर विल बी 5 रेज टू पावर 6। तो अगर पावर की भी पावर हो तो उसको आपने क्या करना था, आपस में मल्टीप्लाई। जिस तरह यहाँ पे है -1 डिवाइडेड बाय 3, उसके स्क्वायर का स्क्वायर, तो स्क्वायर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। तो इसको आपने जनरल फॉर्म में ऐसे लिखना है कि फॉर एग्जांपल a है, उसकी पावर पहले m थी, आपने फिर उसकी पावर ले ली n, तो वो हो जाएगा a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n। इसके बाद हमारे पास है जीरो एक्सपोनेंट लॉ। जब भी किसी भी चीज का एक्सपोनेंट जीरो होगा तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा 1 में आएगा। यानी कि आप कहते हो 4 रेज टू पावर 0, आंसर विल बी 1। आप कहते हो 8 रेज टू पावर 0, आंसर विल बी 1। आप कहते हो 1 मिलियन और 1 मिलियन की पावर 0 है, आंसर विल बी 1। x की पावर 0, आंसर होगा 1। किसी भी चीज का एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो उसका आंसर, उसकी जो वैल्यू है वो 1 आएगी। फिर है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हो तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल से समझाया गया। जिस तरह के कहते हैं डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3, डिवाइड करें इसे 3 रेज टू पावर 5। अब वो जो क्वोशिएंट लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे 3 - 5 एंड आंसर विल बी 3 रेज टू पावर -2। तो इसको कैसे लिखना है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप इस वैल्यू को अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो माइनस से प्लस में हो जाएगी, और अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो तब भी जो पावर है वो चेंज हो जाएगी। प्लस हुई तो माइनस हो जाएगी, माइनस हुई तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास उन्होंने सॉल्व कर दिया। तो इसमें हमारे पास क्या बात बनती है कि अगर a की पावर माइनस में हो तो हम उसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो प्लस में हो जाएगी, या फिर अगर ये हमारे पास प्लस में हो तो डिनोमिनेटर में जाके यही पावर माइनस में हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ये लॉ आप लोगों को याद करना होता है। और यहाँ पे उनका a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, जिस क्या आप एक्सपोनेंट ले रहे हो उसे जीरो होना चाहिए, और जीरो के अलावा कुछ होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल अब हमने देखना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स के साथ और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ। तो किसी भी वैल्यू को उलट कर दें तो वो हो जाती है अपना रेसिप्रोकल। तो हमारे पास 3 का 1 डिवाइडेड बाय 3 है, 1 डिवाइडेड बाय 4, इसकी पावर फॉर एग्जांपल 8 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 8। इसी तरह -6 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर बराबर होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा -7 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हो तो उस सूरत में क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 5 - 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे जब हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाना होगा तो हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे, तो उसमें फिर हम इसे 5 रेज टू पावर 2 कर देंगे, यानी कि ये हमारे पास ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो 5 - 2 का जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह हमने इसको ऑपोजिट फॉर्म में लेकर चलना है। ऑपोजिट फॉर्म में कैसे, जिस तरह हमारे पास ये है, ये एक वैल्यू है, इसको अगर हम पहले रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाते हैं
रेसिप्रोकल फॉर्म में ले जाने के लिए हम इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई होके ये इस तरह हो गया। अब हमने इसको रेसिप्रोकल बनाना है, तो रेसिप्रोकल बनाने के लिए हम इसको वापस नीचे ले जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो असल में 1/5 का जो रेसिप्रोकल बन रहा है माइनस स्क्वायर का, वो ये वाला बन रहा है। इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ 5 स्क्वायर का रेसिप्रोकल 5 माइनस स्क्वायर है और 5 माइनस स्क्वायर का 5 स्क्वायर है। इसी तरह हमारे पास नीचे एक वैल्यू है 1/2 और -5, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 और इसकी पावर 5। तो ये हमारे पास इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में और पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा। तो किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल होगा सेम ही नंबर, लेकिन उसका जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करते चलना है। अ नंबर हैविंग अ नेगेटिव एक्सपोनेंट इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। एक नंबर है और उसका नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इट इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल हैविंग पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरीके से बनती चली जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, इसको सिंप्लीफाई करें। 3/4 और इसकी पावर है -3, इसको हमने डिवाइड करना है 4/5 और इसकी पावर है -2। अच्छा, ये माइनस के नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए फ्रैक्शंस को उलट कर देते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर। और फिर हमने जब डिवीजन के साइन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, उसके साथ चेंज करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 × 4। अब ये हमारे पास अगेन फ्रैक्शन जो है वो इन्वर्स हो जाएगी, तो 4/5 का स्क्वायर। तो यहां से आपने इसको ऑनवर्ड सॉल्व कर लेना है। अच्छा, आगे है पावर ऑफ नेगेटिव इंटीगर्स। नेगेटिव इंटीगर्स की पावर क्या होती है, उससे पहले हम ये कुछ नोट करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कहते हैं अगर 1 की आप जितनी मर्जी पावर ले लें उसका आंसर हमेशा 1 आता है। 1 रेज़ टू एनी पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और किसी भी चीज की पावर 1 ले लें, यानी कि 8 की पावर 1 ले लें तो वो नंबर खुद ही आएगा। 10 की पावर 1 ले लें तो वो नंबर खुद ही आएगा। तो इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करते जाना। अच्छा, नेक्स्ट है पावर ऑफ नेगेटिव इंटीगर्स। अगर आप नेगेटिव इंटीगर्स की पॉजिटिव पावर लेंगे तो आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा, और अगर आप उनकी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नेगेटिव इंटीग्रल -6, अगर आप इसकी पावर इवन में लेंगे तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। और अगर आप किसी भी इंटीगर की नेगेटिव इंटीगर की पावर ओड में लेंगे तो आपका जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो अगर बेस नेगेटिव में है और उसका इवन एक्सपोनेंट है, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन अगर नेगेटिव बेस है और ओड एक्सपोनेंट है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नीचे है -4 की पावर 3, तो आप इसका वैल्यू मालूम करें। तो आपने -4 को -4 के साथ 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास एक तो आंसर आएगा माइनस में, फिर 4 को 4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 64। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है -2⁻³ को मल्टीप्लाई करें -2⁻² को, तो यहाँ पे वो प्रोडक्ट ला लगाएं कि -2 बेस सेम है, ऊपर पावर्स डिफरेंट हैं, उनको जमा कर लिया, -2 की पावर 5 जो है ये आपका सोल्यूशन होगा। तो आपने यहाँ से इसे सिंपली आगे मल्टीप्लाई ही करना है -2 की पावर 5 को। अच्छा, इसके बाद ये हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है, इनको सिंप्लीफाई करना है हमारे लॉज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल पहला है -8 की पावर 3 मल्टीप्लाई -8 की पावर 3। तो आप क्या कर सकते हो, -8 इसकी पावर 3 + 3, क्योंकि एक्सपोनेंट्स आपके पास सेम है, तो -8 की पावर 6 ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है ये x की पावर 3 मल्टीप्लाई x की पावर 2, तो आपने x की पावर 3 + 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा x की पावर 5। प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा। 4² मल्टीप्लाई 5²। अब आपके पास बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो 4 मल्टीप्लाई 5, आपने बेसिस को मल्टीप्लाई कर देना है, स्क्वायर को कॉमन ले लेना है, ये आपका हो जाएगा 20 का स्क्वायर, जिसे आप मजीद सॉल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 400। तो आपने जितने लॉज पढ़े हैं उन लॉज को यहाँ पे अप्लाई करते जाना है। अच्छा, फिर ये क्वोशिएंट लॉ वाले क्वेश्चंस हमारे पास आ गए। 5⁻12 डिवाइडेड बाय 5⁻8, तो आपने 12 पावर में से 8 पावर को माइनस कर देना है। अच्छा, इनमें से एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट, इनको सिंगल एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखें। तो हमारे पास जब मल्टीपल एक्सपोनेंट्स आते हैं तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 6 की पावर 3 है और फिर उसकी पावर 4 है, तो हमने दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा 6⁻12।
तो ये आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। इन सब के फिर फर्दर सॉल्यूशंस हैं, जितने भी लॉज आप लोगों ने पढ़े वो आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट लॉज। एक्सपोनेंट लॉज को हमने अप्लाई कर करके देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास है -12 x क्यूब और उसकी जो पावर है वो हमारे पास है 0। किसी भी चीज की पावर अगर 0 होगी आंसर 1 होगा, इसको हम कहते हैं जीरो एक्सपोनेंट लॉ। ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 36 x की पावर 6, y की पावर 3, z की पावर 2 और इसको हमने डिवाइड किससे करना है 12 x की पावर 4, y की पावर 3 और z। तो 12 जो है ये इसको डिवाइड कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा 3। अच्छा, x की पावर 6 को x की पावर 4 से डिवाइड करना है, तो आपने x की पावर 6 माइनस 4 करना है। y की पावर 3 माइनस 3 हो जानी है और z की पावर 2 माइनस 1 हो जानी है। जिसके पास एक्सपोनेंट ना लगा हो जिस वेरिएबल पर, उसकी पावर 1 होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3x², क्योंकि 6 माइनस 4 2 होता है। अच्छा, y की पावर 3 माइनस 3 0 है, तो y की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और 0 की पावर है 2 माइनस 1, ये हमारे पास z की पावर 1 रह जाएगी और ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हमने लॉज को अप्लाई कर करके देखना होता है। एक ही इक्वेशन पर या एक ही एक्सप्रेशन पर बहुत सारे लॉज अप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कोई एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। जिस तरह ये हमारे पास है एक क्वेश्चन, ये करते हैं सबसे पहले सिंपल वाला। 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई 6 की पावर 4 और नेक्स्ट है हमारे पास, इसे हमने डिवाइड करना है 6 की पावर 8 से। अब आपको पता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हो, तो आपने जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको जमा कर लेना है और जो डिवाइड हो रहे हैं उनको माइनस कर लेना है। चलें वो बाद में कर लेते हैं, पहले हम इसको जमा कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाता है 6 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 8। अब आप क्वोशिएंट लॉ इस पे लगाएं, 6 की पावर 9 माइनस 8, आपका आंसर आ जाएगा 6 की पावर 1, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपको यहां पर दो लॉज अप्लाई करने की जरूरत पड़ी, एक आपको प्रोडक्ट लॉ और एक आपको क्वोशिएंट लॉ अप्लाई करने की जरूरत पड़ी। फिर ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर -4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर -9। अच्छा, डिवाइड करना है 2 रेज़ टू पावर -6 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर -8। अब आप यहां पर अगर देखें तो कुछ बेसिस आपको मिलती जुलती नजर आएंगी, तो आपने उन्हीं को सॉल्व करना है। जिस तरह 2 है, इसकी पावर 3 है, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसे आपने क्या करना होता है, उसे आपने माइनस करना होता है। तो आपने 3 में से माइनस करना है -6 को। अच्छा, मल्टीप्लाई 4 की पावर ऊपर है -4, नीचे है आपके पास 4 की पावर 5, तो -4 में से -5 को आपने 5 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है 3 की पावर -9 और इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है -8 को। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 + 6, यानी कि ये जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर -4 -5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर -9 और प्लस का 8। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू पावर -9 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर -1। और अगर आप इसे मजीद बेहतर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो जिनकी एक्सपोनेंट्स माइनस में उन्हें आप नीचे ले जाएं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 3, जिसकी पावर -1 थी तो नीचे जाके जस्ट 3 रह जाएगा। अब आप इसे फर्दर अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर भी 9 में है और इसकी पावर भी 9 में है। अगर आपके पास एक्सपोनेंट सेम आ जाए तो उस सूरत में आप क्या करते हो, आप ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हो, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर जो है वो 1 रेज़ टू पावर 9 वो 1 ही रह जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हम ये जितने भी लॉज हमने पढ़े उनको अप्लाई करना सीख गए। ये हमारे पास हमारे सारे क्वेश्चंस की समरी है जिसमें सारे लॉज लिखे हुए हैं। इन लॉज को आपने वैसे भी कॉन्सेप्ट के साथ भी याद कर लेना है, लेकिन इस फॉर्म में भी याद कर लेना है कि ये जो a या b के एक्सपोनेंट्स m और n लिखकर उन्होंने लॉज आप लोगों को सिखाएं, तो आपने कर लेना है। जिस तरह प्रोडक्ट लॉ दोनों केसेस के साथ दिखाएं, फिर क्वोशिएंट लॉ है, फिर पावर लॉ है, मल्टीपल पावर लॉ है, जीरो एक्सपोनेंट लॉ है। नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर a की पावर -m हो दैट विल बी इक्वल टू 1 और इसको आपने डिवाइड कर देना a की पावर m के साथ। और ये नीचे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अगर आप 1 की जितनी मर्जी पावर लगा दें आंसर 1 ही आएगा, या फिर किसी भी नंबर की पावर 1 लेंगे तो असल में उसी नंबर के बराबर आएगा।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस को चूज करें, हमें आइडिया हो जाएगा हमारी तैयारी कितनी है। तो हमने ये प्रोडक्ट लेना है, आपके पास बेसिस डिफरेंट है तो आप उनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई b और उसकी पावर कॉमन ले लेंगे। ये a प्लस बी है, ये नहीं आना, आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये तीनों गलत हैं। 4 की पावर 3 का मतलब ये है 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, आप इन्हें करके देखेंगे आपका आंसर 64 आ जाएगा। x की पावर -3 मल्टीप्लाई x की पावर 4, तो आपके पास बेसिस जो है वो सेम है, तो पावर्स को आप जमा कर दें, तो ये आप जमा करेंगे तो x की पावर 1 दैट विल बी इक्वल टू x, तो ये आपका राइट आंसर। 7 की पावर 0, किसी की पावर 0 तो आंसर 1 ही आता है। 5 की पावर -3, तो 5 की पावर -3 आप इसे नीचे ले जाएंगे, ये आपके पास हो जाएगा 5 की पावर 3 और ये आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1 to 5। और -4a² का आपने क्यूब लेना है। जब आपने क्यूब लेना होता है तो आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल ये है -4a² और इसका क्यूब, एक तो आपने -4 का क्यूब लेना है, -4 का क्यूब लेंगे वो आ जाएगा -64। a का क्यूब लेना है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास हो जाएगा -64 a की पावर 6, तो हमारे पास यहाँ पे ये आंसर ये लिखा हुआ। अच्छा, रेसिप्रोकल ऑफ a डिवाइडेड बाय b की पावर -2, तो इसका रेसिप्रोकल आपने निकालना है। पहले तो आप इसका इक्विवेलेंट निकालें, तो a की पावर a डिवाइडेड बाय b की पावर -2 इट इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर। तो जब आपने इसे इस तरीके से कर लिया, अब आपने इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो इट्स रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से रेसिप्रोकल निकल आता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैथमेटिक्स को लेकर और इंग्लिश पेडागोजी, जनरल साइंस और दूसरे तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो वन पेपर को कवर करते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनकी तैयारी करने के लिए आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।